कृष्ण बिहारी नूर लिखते हैं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। असल मायनों में सवाल कितना अहम है, अफगानिस्तान वालों के साथ कौन है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ भारत सरकार जरूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डेली बज शो। अफगानिस्तान में भारत के हजारों नागरिक मौजूद हैं। सेना और सरकार उनके सुरक्षित देश वापसी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। बीते दिन काबुल हवाई अड्डे से लगभग 150 भारतीय एयरलिफ्ट किए गए हैं, लेकिन लड़ाई लंबी है। अभी ऐसे तमाम नागरिक हैं जिनकी सुरक्षित वतन वापसी होनी है। फिर बात होगी मजहबी नुमाइंदों की, वो मजहबी मुखिया जो तालिबान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान की तारीफ की है। इन्होंने तालिबान की फौज को सलाम किया है। बयान की खूब आलोचना हो रही है। इसके बाद चलेंगे घाटी की तरफ, जहां पिछले कुछ समय में कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि इशारा करती है कि घाटी में स्थितियां स्थिर नहीं है। एक दिन पहले कश्मीर में भाजपा नेता की हत्या हुई थी। बीते 10 दिनों में भाजपा नेताओं पर तीसरा बड़ा हमला था। सेना और पुलिस ने बीते कुछ समय में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी की हैं। अब इंटेलिजेंस के सूत्रों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के मंदिरों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। बताएंगे भारत में टेलीकॉम क्षेत्र के लिए पिछले 75 साल कितने अच्छे थे। आगामी 5 सालों में दूरसंचार क्षेत्र में बहुत कुछ बदलने वाला है। जानेंगे 5 सालों में कितने बदलाव से गुजरने वाला है भारत का टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र। फिर चलेंगे देश की अदालतों की ओर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक देश की बड़ी अदालतों ने कई मसलों पर अहम फैसले सुनाए। भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल सकती हैं। सरकार को कुल 9 नामों की सिफारिश भेजी गई है। इसमें 3 महिला न्यायाधीश शामिल हैं। आखिर में बताएंगे एक पॉजिटिव खबर। वैसे पॉजिटिव खबरें 2 हैं, लेकिन दोनों बिहार से हैं, इसीलिए एक ही मानकर चलते हैं। अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है, तबाही का मंजर है। दुनिया का कोई भी देश किसी भी तरह का खतरा नहीं मोल लेना चाहता है। सभी वहां रहने वाले अपने नागरिकों को वापस बुलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत ने वहां मौजूद राजदूतों, दूतावास कर्मचारियों समेत कुल 150 लोगों को एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सभी के साथ गुजरात के जामनगर में उतरा था। इन सभी लोगों ने वतन की सरजमी पर कदम रखते ही चैन की सांस ली। लेकिन अफगानिस्तान में और भी भारतीय नागरिक हैं। ताजा मामले में केरल सरकार ने 41 लोगों को वापस बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है। ये सभी लोग मूल रूप से केरल के निवासी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर के एल्लोगोवन ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि भारी संख्या में मलयाली उनके संपर्क में हैं। ये देश वापस आना चाहते हैं। ये लोग वहां के विभिन्न कंपनियों में काम करते थे और अब काबुल में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि तालिबान भारतीयों की पहचान करके उनका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं। इसके बाद एल्लागोवन ने बताया कि प्रदेश सरकार के पास जानकारी नहीं है कि वहां कितने लोग फंसे हैं। हाल ही में आई एक कॉल में कहा गया था कि 41 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। संख्या को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं उन्हें विदेश मंत्रालय की मदद से जल्द वापस बुलाया जाए। अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो देख सकते हैं। तालिबान को लेकर चहुं और आलोचना और आक्रोश है, लेकिन सिक्का है तो सिक्के के पहलू 2 भी होंगे। जनता फर्ज करे या नहीं, पर आलोचना हुई है तो समर्थन भी होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान के हौसलों को सलाम किया है। उन्होंने पूरे बयान में कहा कि एक बार फिर ये तारीख रकम हुई है। एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। वो काबुल के महल में दाखिल हुए। उनके दाखिल होने का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था और ना ही बड़े बोल थे। वो नौजवान काबुल की सरजमी को चूम रहे हैं। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ ये हिंदी मुसलमान सलाम करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। तालिबान की पैरवी करने वालों की सूची में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अकेला नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश शासन से की थी। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था तब हमने उन्हें हटाने के लिए संघर्ष किया था। ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद कराया है। इस संगठन में रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। कुल मिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबान के आतंकियों से की थी। इस बयान के बाद वो मुश्किल में घिर चुके हैं। अब पुलिस ने उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सेनानियों की तुलना तालिबान से करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लिहाजा उन पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि देशद्रोह, 153A, 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब बात घाटी के हालातों की। 17 अगस्त को कुलगाम जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले भारतीय सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई बड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया था। हाल ही के कुछ महीनों में कुल 16 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई।
इनमें से कुछ आतंकी जैश ए मोहम्मद और अल बदर के सदस्य थे। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद हुए थे। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही मिले इनपुट्स के आधार पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जम्मू स्थित मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, खासकर ऐसे मंदिर जो हिंदू बाहुल्य इलाके में स्थित हैं। ऐसी वारदात को अंजाम देकर वो घाटी में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जम्मू के हिंदू बाहुल्य इलाकों में सेना और पुलिस महकमे को मुस्तैद रहना होगा। हर तरह की सावधानी बरतने के बाद ही ऐसे किसी सांप्रदायिक अनहोनी को टाला जा सकता है। इसका एक मतलब यह भी है कि सामान्य नजर आने वाले हालात इतने भी सामान्य नहीं है। अब बात तकनीक के क्षेत्र की, बात दुनिया के दो अलग कोनों में बैठे लोगों को जोड़ने वाले क्षेत्र की, बात टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 75 सालों में भारत के टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र ने जो मुकाम हासिल किया है वो उल्लेखनीय है। हमने टेलीग्राफ के जमाने से लैंडलाइन तक का सफर तय किया और अब स्मार्टफोन की दुनिया तक पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ समय में हमारा स्मार्टफोन 5G से लैस होगा। अब सवाल यह है कि तेजी से बदल रही टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। इस क्षेत्र के लिए बीते 2 दशक सबसे अहम रहे। क्षेत्र इतना मजबूत हुआ कि हर सब्सक्राइबर को मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। पहले स्मार्टफोन लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब देश की बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन है। इंटरनेट रफ्तार की बात करें तो फिलहाल हम 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। 5G सेवाओं की टेस्टिंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड 4G से लगभग 10 गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा ऑटोमेशन भी बढ़ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसमें ई मेडिसिन, शिक्षा और कृषि क्षेत्र की सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी अभी जोरों पर है। तमाम टेलीकॉम कंपनी इस क्षेत्र पर काम कर रही हैं। खबरें यह भी है कि सरकार टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। निजी क्षेत्र की बात करें तो मार्केट में कुल 3 प्लेयर हैं। इसमें वोडाफोन आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ज्यादा नुकसान होने पर कंपनी अपना कारोबार बंद तक कर सकती है। ऐसा होने पर कॉल दरों और पैकेजेस के दाम बढ़ सकते हैं। इस मद्देनजर सरकार कंपनीज के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। बढ़ते हैं देश की अदालतों की तरफ। अदालतें काफी ज्यादा सक्रिय हैं, नतीजतन आज खबरों में उनकी जगह सबसे ज्यादा है। सबसे पहले बात मद्रास हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी की। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पिंजरे में बंद सीबीआई को और स्वायत्तता देने की जरूरत है। विपक्ष का कहना है कि सीबीआई सरकार का राजनीतिक उपकरण बनकर रह गई है, जिसे आजाद किया जाना चाहिए। अदालत के मुताबिक सीबीआई को नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की तरह स्वायत्त होना चाहिए, जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। मद्रास हाईकोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए अपने 12 सूत्रीय निर्देशों में कहा कि आदेश पिंजरे में बंद सीबीआई रिहा करने का प्रयास है। ऐसा ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जजों की सुरक्षा का मुद्दा राज्य सरकारों के हवाले होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स का गठन करना व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने बात झारखंड में जज की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कही। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश भर में जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स गठित की जा सकती है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने जवाब नहीं देने की वजह से फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर अगर जवाब दायर नहीं किया गया तो वो सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। दरअसल धनबाद के जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में जजों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मामले में देश के सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा गया था। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा था कि उन्होंने सभी राज्यों को जजों की सुरक्षा पर गाइडलाइंस जारी की हैं। बात एक उम्मीद की जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजी हैं। इस सूची में 3 महिलाओं का भी नाम है। हालांकि भारत को पहली मुख्य न्यायाधीश के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। कॉलेजियम की तरफ से जो नाम केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं, उसमें पहला नाम कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना का है। ये पदोन्नत होकर देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। कॉलेजियम की सूची में दूसरा नाम है तेलंगाना हाईकोर्ट की हिमा कोहली। तीसरा और आखिरी नाम है गुजरात हाईकोर्ट की बेला त्रिवेदी का। कॉलेजियम ने इसके अलावा 6 और नामों की सिफारिश की है। बीवी नागरत्ना 2008 के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज आई थी। इसके 2 साल बाद उन्हें स्थायी जज बना दिया गया था। उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए हैं। 2012 में केंद्र को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का आदेश मिला था। जस्टिस नागरत्ना हाईकोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थी। 2019 में उनकी पीठ ने एक बड़े फैसले में कहा था कि मंदिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, इसके कर्मचारी ग्रेजुटी के भी हकदार नहीं है। 2020 में तलाक के एक मामले में जस्टिस नागरत्ना ने एक टिप्पणी की थी।
उनका कहना था कि हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन समाज को नहीं पता कि एक सशक्त महिला के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। लड़कों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। 2009 में उनके साथ एक हैरान कर देने वाली घटना हुई थी। वकीलों ने जस्टिस बीवी नागरत्ना को हाईकोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीशों के साथ कमरे में बंद कर दिया था। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागरत्ना का कहना था कि वो नाराज नहीं है, दुख जरूर है कि उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने 1987 में बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की थी। वो शुरुआत में संवैधानिक और वाणिज्य मामलों पर प्रैक्टिस करती थी। उनकी वकालत लगभग 23 साल तक चली। हाईकोर्ट जजेस की सीनियरिटी के मामले में फिलहाल वो 33वें पायदान पर है। अगर भारत सरकार उनके नाम पर मोहर लगाती है तो वो 23 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज है। इनका नाम जस्टिस इंदिरा बनर्जी है। जस्टिस बनर्जी सितंबर 2022 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की सभी सिफारिशों को स्वीकार करता है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। केंद्र सरकार के पास इन सिफारिशों को समीक्षा के लिए वापस भेजने का भी अधिकार है। वही कॉलेजियम दोबारा उन्हीं नामों की संस्तुति करता है तो केंद्र सरकार को उसे अनिवार्य रूप से मानना ही होगा। अंत में हमारे पास आपके लिए पॉजिटिव खबर है। मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए नल का कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह मिशन 2 साल पहले शुरू किया गया था। शुरुआत में बिहार नीचे के 5 राज्यों में शामिल था। अब बिहार ने इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2 साल पहले राज्य में केवल 1.84% घरों में कनेक्शन थे। अब यह संख्या 86.96% पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20,000 करोड़ रुपए की सोलर लाइट परियोजना का ऐलान किया है। प्रदेश में लगभग 8,300 पंचायतें, हर पंचायत में 10 सोलर लाइट लगवाई जाएंगी। इस खबरी नाचीज को इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे कल देश के तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।